बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राजा आसिफ ज़हूर। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। 2023 में आपने शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ा है यहाँ से। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वालेकुम सलाम चिश्ती साहब। एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से आवाम तक अपना जो मेरे दिल की बातें हैं वो पहुँचा सकूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि सियासत का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, थोड़ी सी इस बारे में हमें आप तफसील बताएँ। अच्छा, सियासत का तो आगाज़ जो है बेसिकली मेरी फैमिली जो है उसका ताल्लुक़ ही सियासत से है। मेरे ग्रैंडफादर जो थे 1946 में उनने पहला इलेक्शन जो था वो कॉन्टेस्ट किया था रावलपिंडी से यूनियनिस्ट पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो उसके बाद फिर 1964 से लेके 1996 तक बीडी सीट्स और उसमें मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल लेवल की जितनी सीटें थी वो हमारे पास ही रही हैं। तो यानी कि मैं एक जिस फैमिली में पैदा हुआ हूँ वो ऑलरेडी सियासी ग्राम है। अच्छा सर, अपने इलाके में जो कोई आपके सियासी इक़दाम हैं थोड़े से उसके बारे में भी हमें बताइए कि आपने क्या क्या इक़दाम किए हुए हैं अपने हल्के में। मैं तो अपने हल्के में एक तो ये है कि यहाँ के जितना नौजवान तबका है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं इस कोशिश में रहता हूँ कि बजाय ये कि हम लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागें, हम छोटे कारोबार जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। और लोगों को मोटिवेट ये करता हूँ, नौजवानों को ख़ास तौर पे, कि आप छोटे कारोबार से अपना रोज़गार हासिल करें, जो कि इस मुल्क का एक अहम मसला है रोज़गार का। ये बहुत अच्छी आपकी तजवीज़ है। वो कहते हैं ना कि जी नौकरी एक फ़र्द को पालती है, ऐसे ही और कारोबार पूरे ख़ानदान को पालता है। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ है। अच्छा, आपके हल्का में यहाँ पर जी PTI का बड़ा ज़ोर है। एक वक्त था कि जब यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज का राज था, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर अपने पंजे गाड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, एक तो जो मेन रीज़न है, आपने देखा होगा कि रावलपिंडी जो है आपका KPK के साथ एक मुल्का इलाका है, अटक के बाद दूसरा ज़िला हमारा आ जाता है। तो एक तो यहाँ पे KPK की जो अवाम है, जो हमारे पख्तून भाई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रहाइश पजीर हैं। एक तो उसका असर है, और दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा पंजे गाड़ लिए हैं। पीपल्स पार्टी का एक यहाँ पे किसी दौर में होल्ड होता था, तो वही जो वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का वो कन्वर्ट होकर PTI की तरफ गया है। पीपल्स पार्टी, अब आप देख लें कि पिंडी के अंदर पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल भी नामो निशान भी नहीं है, लेकिन वही जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था वो कन्वर्ट होकर PTI को चला गया। तो मुस्लिम लीग नवाज के वोटर जो हैं वो कमिटेड हैं? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज का वोटर जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कमिटेड था, आज भी वो कमिटेड है। सही। अच्छा, वज़ीर आला आपके बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे नए, जिस तरह आपने नौजवानों को कारोबार के लिए राग़िब किया है, उन्होंने भी बहुत सारी स्कीमें निकाली हुई हैं। क्या समझते हैं वो हमारे सूबे को, ये पंजाब को कहाँ तक तरक्की देने में कामयाब होंगी? चिश्ती साहब, मैं अपने मुँह से तो कुछ नहीं कहूँगा। फरवरी के बाद आप देखें, इलेक्शन के बाद जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो पंजाब की सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। अभी यूथ लोन भी स्टार्ट किए हैं, इसके अलावा यूथ्स के लिए और काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। आप अपने सूबे में देख रहे हैं, अभी उन्होंने सोलर के हवाले से, चूँकि बिजली का एक अहम मसला था कि एक तो लोड शेडिंग और दूसरा उसके साथ साथ उसका बिल काफ़ी ज़्यादा आता था, तो इसीलिए उन्होंने 1 लाख घरानों के लिए अभी सोलर जो हैं वो फ्री दे रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इक़दाम हैं जो जिससे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर अंदाज हुआ है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में अभी मतलब मिली जुली उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद है। क्या समझते हैं कि कौन सी कोई ऐसी रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से कोई मतलब लोगों के मामलात ज़िंदगी इतने प्रॉपर नहीं आ रहे? लोग ये समझते हैं कि अभी थोड़ा सा हमारे मुल्क में और मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। तो क्या समझते हैं हुकूमत के आगे कौन कौन सी ऐसी रुकावटें आ रही हैं? बेसिकली बात यह है कि हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है। हर पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अब जैसे स्टार्ट में भट्टो साहब ने
पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी तो उनने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और वो नारा उनका आज तक चल रहा है, वही नारा। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है उसने तो शुरू से ही आपको पता है प्रैक्टिकल काम किए, तरक्याती काम किए, आपके मोटरवेज़ के जाल पूरे मुल्क में बिछाए, इसके अलावा आपके जितने भी इंडस्ट्री है उसको फ़रोग दिया। तो इसी तरह अगर मखलूक हुकूमत में आपको पता है कि आप एक जो पार्टी होती है उसकी अपनी पॉलिसी वो पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मजबूरियां उनको होती हैं, बाकी पार्टीज़ को साथ लेके चलना होता है। तो ये तो डेफिनेटली हर जगह पे ऐसे ही होता है, जहाँ पे भी मखलूक हुकूमत होगी 2-4 पार्टीज़ मिल के बनाएंगी तो वहाँ पे आप 100% जो आप चाह रहे होते हैं उसका इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। सही। अच्छा, ये आपके हलके में आपका शेख रशीद के साथ मुकाबला था जी। रशीद जो 6 दफ़ा वज़ीर भी रह चुके हैं, तो कैसा तजुर्बा हो रहा, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और रावलपिंडी की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ। आप मेरे पिछले जो इलेक्शन था मेरा, उसके जलसों की आप क्लिप्स निकाल के देख लें कि पिंडी की तारीख़ में पहली बार इतनी ज़्यादा ख़वातीन और नौजवान मेरे जलसों में आए जो कि इससे पहले कभी नहीं आए थे। और उस वक्त मैं चूँकि एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, इंडिपेंडेंट था, और मेरे मद्दे मुकाबिल में शेख साहब थे। तो आप यकीन जाने कि मैं लाल हवेली के बाहर भी जलसा करके आया और दूसरे दिन शेख साहब को जब होश आया तो उन्होंने जलसा किया तो वहाँ पे खाली कुर्सियाँ पड़ी थी, बंदे नहीं थे। आप अगर चाहें तो मैं क्लिप्स आपको दे सकता हूँ। यानी सही आपने टक्कर दी है उनको। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, आइंदा मुस्तकबिल में क्या समझते हैं, इस हल्के से फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, मैं इसी हल्के से इंशाल्लाह दोबारा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा और इस हल्के की आवाम मुझसे बेपनाह मोहब्बत भी करती है। ख़ास तौर पे मेरे नौजवान जो हैं वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज होंगे यहाँ से। सही। अपनी आवाम को, अपने इलाके के लोगों को जो आपसे आपके बकौल बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? कोई रिलीफ बताएं कि जो आप अपने इलाके के लोगों को दे रहे हैं और मज़ीद देना चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर। देखिए, मैं तो हमेशा अपने इलाके के लोगों को और ख़ास तौर पर नौजवानों को भी साथ साथ एक ही पैगाम देता हूँ कि एक तो तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और रवायती तालीम से हट कर हमें टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर चला गया है कि आपने मैट्रिक कर लिया या एफएससी कर ली या बीएससी कर ली तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। जॉब्स का वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब अगर आपके पास कोई हुनर है, आप खुद हुनरमंद हैं, तो आप एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं हर एक को मोटिवेट करूँ इस साइड पे। अपने लीडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब के बारे में? नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, एक सीनियर और सीजनल पॉलिटिशियन है और बहुत ज़्यादा दूर अंदेश है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में सबसे जो नंबर 1 लीडर हैं वही हैं। अच्छा राय साहब, ये बताइए कि आपने 2023 का जो इलेक्शन है ये आज़ाद क्यों लड़ा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बोलिए। हाँ, अच्छा चिश्ती साहब, इसकी एक तो बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने अपने जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको कहा था कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, चूँकि वो पीटीआई ने उस टाइम पे रिज़ाइन किया हुआ था कौमी असम्बली से, तो ये सारी की सारी सीट्स उनकी खाली की हुई थी। अच्छा, मैं जो लड़ा उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं इस हलके के अंदर पिछले 40 साल से जो लोग कब्ज़ा जमा के रखे हुए हैं, जो थानों की सियासत करते हैं, जो कचहरी की सियासत करते हैं, मैं उनकी सियासत को हमेशा के लिए यहाँ से दफन करना चाह रहा था। और इंशाल्लाह आइंदा भी मेरा मिशन यही होगा, क्योंकि ना तो उन लोगों ने इस शहर की तरफ रुझान तरक्की करवाई, ना उनको तरक्की का रुझान रहा। वो सिर्फ़ और सिर्फ खोखले नारों की बुनियाद पे यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे और कामयाब होते रहे। आप देख लें कि शहर के अंदर ट्रैफिक का मसला है, आपकी गैर कानूनी तामीरात का मसला है, आपके सेहत के मसाइल हैं और इस तालीम के मसाइल हैं। यहाँ पे हमारे शहर में अभी तक कोई भी सरकारी सतह पर टेक्निकल एजुकेशन का इदारा मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद आप देख लें कि शहर के गिरदोनवा में इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है जहाँ पे इनमें काम किया हो कि इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए। जब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग़ नहीं मिलेगा, एक तो रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टेज होती है, वो फ़राहम नहीं होते।
और दूसरा ये कि आप एक कीमती ज़र मुबादला अब देख लें डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, तो एक कीमती जो ज़र मुबादला है वो आप बाहर भेज के उसके बाद आप प्रोडक्ट्स मंगा रहे होते हैं, वही चीज़ें आप अपने मुल्क में क्यों नहीं बनाते। तो इस वजह से मैं सामने आया था। जो लोग उसको लीडर कहते हैं वो फिर किसी खाम ख्याली में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर ये सारी जंग लड़वा रहा है आम आवाम से। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, जिनके अगेंस्ट जा रहे हैं वो कौन लोग हैं। भाई सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मुसलमान हैं। अगर आप किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो किसके अमलाक को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए और लोगों के अंदर भी इतना शऊर होना चाहिए कि वो देखें कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ लीडर की बात कोई ना माने, सर तस्लीम खम कर लें, बल्कि ख़ुद भी सोचें और सोचने के बाद अमल करें। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें जी, इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला तो अदालतों ने करना है। वो अदालतों से जो भी फ़ैसला आता है तो वो उसी के ऊपर उनका मुस्तकबिल है। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन, आपने राजा आसिम साहब की बातें सुनी। उनका कहना है इमरान खान का फ़ैसला अदालत करेगी। आप इस बारे में क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।